गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 2 कोर पेपर 1 यूनिट 2 का ये लास्ट टॉपिक है, पैरासाइटिक एडाप्टेशन। तो हेलमिंथेस का पैरासाइटिक एडाप्टेशन हम लोग देखेंगे। 2 क्लास होगा आज, बेसिकली फर्स्ट क्लास है जिसमें और उसके बाद और एक सेकेंड क्लास में और एक आएगा। तो 2 क्लास के अंदर हमारा टोटल पैरासाइटिक एडाप्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो आप मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं जितना भी मेरा क्लास है उस सबका लिंक मैं दे दी हूँ, तो आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट वीडियो का अगर अपडेट जानना चाहते हैं या तो फिर मेरे हैंड रिटन नोट पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन हेलमिंथेस, क्लास 1 फर्स्ट क्लास है आज का, ठीक है। तो उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट ये है कि क्योंकि कल रात मेरा एक मीटिंग था, मैं आते आते लेट हो गई और मैं आपका नोट नहीं बनाई थी। तो आज सुबह सुबह मैं नोट बनाई और आज मेरा जो हैंडराइटिंग है वो पिछले क्लास का हैंडराइटिंग से 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए इसी खूबसूरत हैंडराइटिंग के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है हमें पता है हेलमिंथेस क्या है। हेलमिंथेस ये है कि 2 तरह का हेलमिंथेस होता है, ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। एक है प्लाटी हेलमिंथेस, दूसरा है नेमाटो हेलमिंथेस। और हम लोग प्लाटी हेलमिंथेस के अंदर 2 पैरासाइट देख चुके हैं। नेमाटो हेलमिंथेस के अंदर 2 पैरासाइट देख चुके हैं। उनका टोटल 4 पैरासाइट का लाइफ साइकिल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो बेसिकली पैरासाइटिक एडाप्टेशन है, प्लाटी हेलमिंथेस का पैरासाइटिक एडाप्टेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेमाटो हेलमिंथेस का पैरासाइट के बारे में देखेंगे, पैरासाइटिक एडाप्टेशन के बारे में देखेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राइट डाउन पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन हेलमिंथेस, तो आपको प्लाटी हेलमिंथेस और नेमाटो हेलमिंथेस दोनों क्लास को मिला के आपको नोट बनाना है, ठीक है, जो कि मैं आपको ये नोट में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ शॉर्ट नोट में राइट डाउन द पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन प्लाटी हेलमिंथेस भी आ सकता है, या तो फिर राइट डाउन द पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन नेमाटो हेलमिंथेस भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में डिवाइड करके, ठीक है। अगर कंबाइन लेकर के हेलमिंथेस में आया तो प्लाटी हेलमिंथेस और नेमाटो हेलमिंथेस को मिला कर आपको लिखना है, ठीक है। ये नोट आप में टोटल पा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्लाटी हेलमिंथेस का देखेंगे तो प्लाटी हेलमिंथेस में सबसे पहले आपको जानना है पैरासाइट क्या है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से हम लोग, क्योंकि ये जो टॉपिक का नाम है पैरासाइटिक एडाप्टेशन, तो सबसे पहले पैरासाइट क्या है हमें जानना है और एडाप्टेशन क्या है उसको भी जानना है। दोनों को मिला के पैरासाइटिक एडाप्टेशन। तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन जानना होता है। तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन रिटर्न इट कॉज इंजुरी और हार्म टू द होस्ट। एक्चुअली पैरासाइट है बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान क्या है? जो कि दूसरे के घर में रहेगा, उसके साथ खाना खाएगा, उससे जितना भी हो सके वो बेनिफिट लेगा, लेकिन बाद में उसी घर के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को नुकसान देना। तो ये भी इसी तरह से है। ये पैरासाइट जो है इज एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लोगों का जो भी एक्सपेंस, यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिशन होगा, ये सब उनका एक्सपेंसेस होता है ना। तो ये सारा एक्सपेंसेस और ये सारा चीज़ लेने के लिए एक पैरासाइट दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, उसके अंदर रहता है या फिर बाहर रहता है। इन टर्न, बदले में ये लोग आस्तीन के सांप है, इसके बदले में क्या करते हैं? ये लोग इंजुरी देते हैं और हार्म करते हैं। किसको? वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को, जिसको कि होस्ट बोला जाता है। जो बिन बुलाए मेहमान है उसको पैरासाइट बोला जाता है, जिसके घर में ये लोग रहते हैं उसको होस्ट बोला जाता है।
तो होस्ट से बेसिकली ये लोग खाना और जो भी है न्यूट्रिशन जिसको बुलाता है और ऑक्सीजन, इसको लेने के लिए वो लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके बदले वो वहाँ पर इंजुरी देंगे। लेकिन ये लोग किस तरह से इंजुरी देते देखिए, ये डायरेक्ट किसी को मारते नहीं हैं, ये भी बहुत चालाक है। ये पैरासाइट डायरेक्ट किसी को किल नहीं करते। अगर किल करेंगे या फिर मारेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा, ये लोग तिल तिल करके मारते हैं। तिल तिल करके मारना समझते हैं ना, कैसे कि ये लोग डायरेक्टली किसी को मार नहीं देते, होस्ट को डायरेक्ट मार नहीं देते, थोड़ा 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 करके उनका हार्म करना शुरू करते हैं। अगर डायरेक्ट, अगर सोचिए अगर हमारे अंदर कोई पैरासाइट हो और हमको डायरेक्ट अगर वो मार दे तो पैरासाइट सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं पाएगा ना। इसीलिए वो हमें डायरेक्ट मारता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा 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 करके हमारे अंदर हार्म करता रहता है, ठीक है। और जिसके बदले के मतलब एकदम लास्ट कंडीशन में, एक एक्यूट कंडीशन में हमारे पास डिजीज डेवलपमेंट हो जाता है, डिजीज डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट वो हमें किल नहीं करता। तो ये है पैरासाइट। सच एन एसोसिएशन इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म इज द पैरासाइट, जो कि बेनिफिटेड होता है, while the other is host harm is called सॉरी यहाँ पर भी होस्ट इज कॉल्ड parasitism लिखा है मैंने, अच्छा सॉरी, इज कॉल्ड होस्ट हार्म, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है इसको बोला जाता है parasitism। अच्छा, इसको बोला जाता है, ठीक लिखी हूँ मैं, ठीक लिखी हूँ मैं, कोई गड़बड़ नहीं लिखी हूँ, ठीक लिखी। इसको बोला जाता है पैरासिटिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पैरासिटिज्म बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं अडाप्टेशन। अभी तो पैरासाइट अब समझ में आया, अभी अडाप्टेशन क्या है देखिए। अगर किसी के जो एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को अगर रखना है तो हमें उसी के एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को ढालना होता है, या तो फिर हम उसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, जहाँ पर कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होता है, जो कि उस तरह से अगर कोई भी अगर एकदम हजार्ड एनवायरमेंटल कंडीशन हो या फिर अगर कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन हो तो हम लोग वहाँ पर अपने आप को संभाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारा, अगर हम जैसे कि 2020 में कुछ कोविड का सिचुएशन आया, वहाँ से हम जितने लोग अभी है जिंदा है, भगवान के दया से जो भी जिंदा है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ फाइट किए। तो हम लोगों में से ऐसे भी कुछ है, हमारे रिलेशन में भी ऐसे कुछ है, हमारे दोस्तों में कुछ ऐसे है जो कि वहाँ पर फाइट नहीं कर पाए। तो हम जो फाइट किए उसके साथ, जिस तरह से हम लोग ओवरकम करके वहाँ पर आए हैं, तो हम लोग क्या है कि हमारे अंदर एक अडाप्टेशन क्रिएट हो गया है, हम उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लिए, तो इसको बोला जाता है अडाप्टेशन, ठीक है। जो एनवायरनमेंट जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको अडाप्टेशन बोला जाता है, ठीक है। तो टू लीड द पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, द पैरासाइट हैव अडैप्टेड देमसेल्फ इन सच ए वे एज टू सर्वाइव एंड एडजस्ट इटसेल्फ विद द बॉडी एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। तो जो होस्ट का जो बॉडी का एनवायरनमेंट है उसके साथ खुद को एडजस्ट करने के लिए उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होता है, कुछ एडप्ट, वो लोग कुछ एडप्ट करते हैं, तो इसको बोला जाता है एडप्टेशन। तो क्या क्या चेंजेस है जब मैं डिटेल में आपको बोलूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आया। तो ये है पैरासाइटिक एडप्टेशन। तो बेसिकली अभी तक एक ही लाइन में हम अगर ये समझे कि जो पैरासाइट है किसी दूसरे होस्ट के बॉडी के अंदर रहने के लिए वो होस्ट का जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अपने आप को ढाल लेता है, उसको पैरासाइटिक एडप्टेशन बोला जाता है। अभी देखिए लेवल ऑफ एडप्टेशन। एंडोपैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है ना, उसके एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मतलब मैच करके रखना है ना, तो इसीलिए उसको एंडोपैरासाइट में ज़्यादातर ये डेवलपमेंट होता है। तो एंडोपैरासाइट व्हिच लिव्स विद इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट फॉर मेजर और होल पार्ट ऑफ इट्स लाइफ स्पेन सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडाप्टेशन। क्या क्या होता है एडाप्टेशन? मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन सबसे पहले देखिए, जिसमें कि साइज, क्या साइज है? पैरासाइट आर लार्जर साइज। क्योंकि लार्जर साइज होता है ये लोग? क्योंकि दिस कुड बी रिलेटेड टू इंक्रीज एग प्रोडक्शन, क्योंकि एग प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एग प्रोडक्शन होगा
उतना ही, क्योंकि इन लोगों को भी क्या होता है, इन लोगों के अंदर भी एक क्रेज बना होता है कि हमें भी अपना वंश को आगे बढ़ाना होता है। पैरासाइट के अंदर भी एक होता है ना क्रेज कि हमें भी अपना वंश को आगे बढ़ाना होगा। अगर वंश को आगे बढ़ाना होगा तो एक या दो एग से काम नहीं चलेगा, थाउजेंड्स ऑफ एग इन लोगों को चाहिए होता है। क्यों थाउजेंड्स ऑफ एग चाहिए होता है, ये आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। क्योंकि उन लोगों का जो लाइफ साइकिल है बहुत मुश्किल वाला लाइफ साइकिल है। तो अगर ये लोग अगर 20 से 30 हज़ार एग प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ से मुश्किल 10,000 एग जिंदा रहेंगे। मतलब एडल्ट में कन्वर्ट होते होते उन लोगों का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, पॉपुलेशन उनका डिक्रीज होता है, क्योंकि उन लोगों का जो लाइफ साइकिल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है होस्ट का, बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ उन लोगों का डिपेंड करता है। कभी ना कभी उन लोगों को इंटरमीडिएट होस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए उन लोगों का एग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और एग प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए उनका जो बॉडी का जो साइज है, ठीक है, पैरासाइट का जो बॉडी का साइज है वो भी डिपेंड करता है, लार्जर होना चाहिए। ठीक है, अभी शेप देखिए, क्या शेप है। मोस्ट पैरासाइट आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ऑफ दिस इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ क्लींग ऑफ द होस्ट के अंदर इस तरह से रहने के लिए एक छोटा सा अगर बॉडी का अगर कोई पार्ट है उसके अंदर घुसने के लिए इन लोगों को डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, हेलमिंथेस हैव टेकन प्लेस अलोंग टू लाइन्स, एक है डीजेनरेशन, दूसरा है अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन। अच्छा, डीजेनरेशन क्या है, अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन क्या होता है। डीजेनरेशन होता है जिसमें कि उनके बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी पार्ट होता है उसको वो लोग रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नहीं चाहिए ना, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नेसेसरी पार्ट है जिसके वजह से कि हमें तो नहीं, पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं न्यू ऑर्गन का डेवलपमेंट होना। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और कुछ ऑर्गन डेवलप होता है। ठीक है, तो जो रिड्यूस होता है उसको डीजेनरेशन बोला जाता है, अगर कोई ऑर्गन डेवलप होता है तो उसको अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स बोला जाता है। तो देखिए डीजेनरेशन के अंदर देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन आता है, सबसे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन, क्योंकि ये पैरासाइट किसी दूसरे होस्ट के अंदर है। ठीक है, तो इन लोगों को ज़्यादा लोकोमोशन की कोई ज़रूरत नहीं होता, एक्सेप्ट लार्वाल कंडीशन में। लार्वाल कंडीशन क्या होता है, लार्वाल कंडीशन में ये लोग क्या होते हैं, अपना जो लार्वा स्टेज होता है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा, थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा, ये होस्ट के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये सारा डेवलपमेंट होता है, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बोली हूँ। इसीलिए लार्वाल फॉर्म को अगर छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को लोकोमोशन भी चाहिए, क्योंकि होस्ट के डिफरेंट बॉडी पार्ट में, कभी लिवर में जाएंगे ये लोग, कभी ये लोग हार्ट में आएंगे, तो इन लोगों के मूवमेंट के लिए लार्वाल फॉर्म में ज़्यादा लोकोमोटरी ऑर्गन का डीजेनरेशन नहीं होता। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होता है लोकोमोटरी ऑर्गन का, क्योंकि अगर एडल्ट हो गए तो ये लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के लिए एक ही ऑर्गन इनके लिए काफ़ी है, होस्ट के अंदर एक ही ऑर्गन सिर्फ इनके लिए काफ़ी है। तो ये लोग क्या होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं लिव्स इन द बॉडी ऑफ होस्ट, सो द लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर टोटली रिड्यूस एक्सेप्ट इन लार्वाल कंडीशन। लार्वाल कंडीशन को छोड़ने के बाद बाकी जितना भी इन लोगों का एडल्ट कंडीशन होता है वहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं होता है इन लोगों को, क्योंकि इनका एक ही काम होता है कि ये लोग सेक्सुअली मैच्योरिटी होना चाहिए और इन लोगों का रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर देखें एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी सिस्टम, क्योंकि ये लोग होस्ट से जो सिंप्लीफाई करके जो फूड को ये लोग इंटेक करते हैं, इसके लिए इन लोगों को कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग इंटेक करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सिंप्लीफाई खाना को अगर इंटेक कर रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डेवलपमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों का भी रिडक्शन, यहाँ पर हैंडराइटिंग मेरा बहुत ख़राब है, देखिए
आप बच्चों को किस तरह से मेरा हैंड राइटिंग अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, कुछ बोलते नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। देखिए, रिडक्शन ऑफ देयर एलिमेंटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन लोगों का डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंटरी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट सिंप्लीफाई खाना को इंटेक करते हैं, इसीलिए इन लोगों का रिडक्शन हो जाता है। द डाइजेस्टेड मटेरियल आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द बॉडी। तो डायरेक्टली ये लोग डायरेक्टली अपने बॉडी से ही क्या करते हैं, खाना को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन लोगों को एलिमेंटरी कैनाल रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा दिमाग की जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे होस्ट के पास रहते हैं, वहीं से ये लोग बिन बुलाए मेहमान है ना, जो हमारे घर में आते हैं बिन बुलाए मेहमान, बहुत दिन रहते हैं। मेहमान आना तो अच्छी बात है ना, गलत बात नहीं है। मेहमान अगर हमारे घर में आए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना, जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं और बहुत दिन रहते हैं, मुफ्त का खाना खाते हैं और हमारे पीछे ही हमारे चुगली करके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में बोल रही हूँ, सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो उनको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि इस तरह से मेहमान को तो खाना हम ही दे रहे हैं, रहने के लिए शेल्टर हम ही दे रहे हैं, सब कुछ हमें देना है, तो दिमाग तो हमें चलाना है ना, उनको तो चलाना नहीं होता ना। इसीलिए इन लोगों का सेंसरी ऑर्गन भी रिड्यूस हो जाता है। पैरासाइट का इनका सेंसरी ऑर्गन भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिडक्शन इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होता। ये लोग तो किसी दूसरे के अंदर है, वहाँ से डायरेक्ट ये लोग खाना पा जाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं, सब कुछ पाते हैं। तो ये लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है। अच्छा, ये हो गया इनका रिडक्शन। बट और या तो फिर देखें तो डिजेनरेशन। अभी अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन, कौन कौन सा नया नया ऑर्गन इनके अंदर डेवलप होता है। देखिए, पैरासाइट एग्जिस्टेंस लीड टू अटेनमेंट ऑफ न्यू सबस्ट्रक्चर हेल्पफुल इन फूड एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, अटैचमेंट एंड वास्ट रिप्रोडक्शन। अगर देखें तो सबसे पहले इन लोगों को फूड एब्जॉर्ब करना चाहिए। इनका एलिमेंटरी कैनाल तो अभी डेवलप नहीं है, ये लोग फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के लिए तो एक ऑर्गन की जरूरत होगा ना, कोई तो चीज़ होगा जिसके वजह से ये लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो वो ऑर्गन को डेवलप करना ही होता है। अच्छा, अभी रिप्रोटेक्शन, अभी किसी दूसरे अगर जानवर के अंदर ये लोग है, किसी दूसरे होस्ट के अंदर ये लोग है, तो वो होस्ट का इम्यून सिस्टम हो, वो होस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो तो कम्प्लीटली इसको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे ना। इस होस्ट को छोड़ेंगे क्या वो लोग? नहीं छोड़ेंगे ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, होस्ट का अगर अंदर ये लोग है तो वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होता है। तो प्रोटेक्शन के लिए जरूर इनके अंदर कोई ना कोई तो ऑर्गन डेवलप होगा ना। अच्छा, अभी अगर किसी होस्ट के अंदर ये लोग है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन बिल्कुल नहीं है, तो हवा में तो उड़ेंगे नहीं ना, उनको अटैचमेंट के लिए कुछ तो ऑर्गन चाहिए होता है। तो यहाँ पर अटैचमेंट के लिए कुछ ऑर्गन डेवलप होगा। उसके बाद देखिए, इनको क्योंकि इनका वंश को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है, अपना नाती पोता पोती सबका अगर इनको देखना ही है, ठीक है, तो इन लोगों को वास्ट रिप्रोडक्शन करना ही होगा। अभी ये तो हमारे ह्यूमन की तरह नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा इनकी तरह तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ तो नहीं जीते हैं। हमारा अगर एक दो भी वंश आगे बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को क्या होता है, अपने वंश जिस तरह से ये लोग कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हैं, इन लोगों को वंश को आगे बढ़ाने के लिए वास्ट रिप्रोडक्शन भी करना होता है। तो इसके लिए भी उनका कुछ न्यू ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक है। तो क्या क्या है, एक एक पहले सबसे पहले एक एक देख लेते हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है, जो कि मैं बोली थी मैं आपको फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो आउटर जो बॉडी कवरिंग होता है, इंटेग्यूमेंट जो स्किन होता है, उसको बोला जाता है क्यूटिकल। और ये बेसिकली क्या होता है, हाईली मॉडिफाइड, और ये होता है इज एडेप्टेड टू रेजिस्ट अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट। सिर्फ डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट नहीं है, इसका फूड भी एब्जॉर्ब ये करता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या करेगा, सबसे पहले जो अगर किसी होस्ट के अंदर है तो होस्ट का क्या होगा, जैसे अगर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ है पैरासाइट, तो वहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस होगा या फिर जो भी किसी भी तरह से जो
कोई भी अगर डाइजेस्टिव जूस है या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई जूस है जो कि इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसी डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए इनका जो आउटर कवरिंग होता है वो क्यूटिकल से बना होता है, और क्यूटिकल इतना मजबूत है कि वो डायरेक्ट वो होस्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये पैरासाइट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए इन लोगों का क्यूटिकल है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर दूसरा देखें तो मोसुलेचर। तो मोसुलेचर क्या है, देखिए, वेल डेवलप्ड मोसुलेचर एनेबल टू एंडोपैरासाइट टू counteract gut peristalsis and to maintain their position in the intestine of the host। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये लोग हैं। अभी हम लोगों का क्या होता है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो नीचे की तरफ धकेल के जाता है, धकेलना होता है ना। तो किस तरह से धकेलना होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से हमारा एलिमेंटरी कैनल खाना को नीचे की तरफ धकेलता है। तो इन लोगों के अंदर इस तरह से मॉस्कुलेचर बना होता है जो कि काउंटर एक्ट करता है। क्या काउंटर एक्ट करता है, जो भी हम लोगों के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो ये लोग वहाँ से नहीं हिलते, वो एक ही जगह पर ये लोग अपने आप को रखते हैं, ठीक है। हम लोग खाना खाए ना, खाना नीचे की तरफ धकलना होगा और नीचे की तरफ जाता होगा, ठीक है। तो कहीं ये लोग भी तो अपने जगह से नहीं हटते ना, वो एक ही जगह पर रहते हैं, इसीलिए उन लोगों का मॉस्कुलेचर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, अभी अगर होस्ट के अंदर है तो इस तरह से तो हवा में तो नहीं तैरते होंगे ना कहीं अपने आप को तो अटैच करके रखते होंगे। तो डेवलप सर्टेन ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट टू कीप द पैरासाइट इन देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन। क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी एसिटाबुलम इज प्रेजेंट व्हिच एंकरिंग इन द स्ट्रक्चर इन एडल्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम है एंकर, इस तरह से अपने आप को होस्ट के बॉडी के अंदर ये लोग अटैच करके रखते हैं, एंकर करके रखते हैं, जिसको कि एसिटाबुलम बोला जाता है। एग्जाम्पल है फॉसियोला हेपाटिका, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। फिर देखिए सकर। सकर क्या होता है, आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट फाउंड इन बोथ, ट्रेमाटोड में भी देखा जाता है और केस्टोड में भी देखा जाता है, जो कि टाइनिया सोलियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। देर आर 4 सकर्स ऑन द स्कोलेक्स। टाइनिया सोलियम का स्कोलेक्स पार्ट आपको देखा था ना, इस तरह से कुछ था स्कोलेक्स पार्ट, इस तरह से, जहाँ पर कि यहाँ पर एक सकर था, यहाँ पर एक सकर, यहाँ पर एक सकर, यहाँ पर एक सकर, 4 सकर इसका था, जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्प करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए हुक्स। The anterior end of the body of the castodes and trematodes bears hooks and spine as organ of attachment। हुक होता है ना, हुक अटैचमेंट के लिए हुक इन लोगों का रहता है। अच्छा, इसके बाद कुछ ग्लैंड के बारे में देखते हैं। वही अटैचमेंट के लिए एक ग्लैंड भी होता है, कुछ ग्लैंड होता है जो कि हेल्पफुल होते हैं। इन मिरासिडियम और सर्कारिया, लार्वा, जो लार्वा स्टेज में रहते हैं ना, इनका यूनिसेलुलर सिक्रीटोरी ग्लैंड डेवलप व्हिच हेल्प ड्यूरिंग पेनिट्रेशन इन द होस्ट। होस्ट के बॉडी के अंदर ये लोग जो पेनिट्रेट करके मूवमेंट करते हैं ना, तो पेनिट्रेट करके मूवमेंट करने के लिए कोई भी अगर सोचिए, अगर ऐसे लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, ये लोग तो उसके अंदर पेनिट्रेट करके मूव करेंगे ना, इसके लिए उन लोगों को कुछ ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड बेसिकली सिक्रेट कर कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, और उसका काम है ये जो लाइनिंग होता है उसको क्या करता है, वो डिजॉल्व करता है, जिसके वजह से ये लोग आराम से पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भास्ट रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ भास्ट रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत होता है। इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ ग्रेटर एग प्रोडक्शन। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड सेवरल स्टेजेस ऑफ लार्वा फॉर मल्टीप्लिकेशन and for easy and sure transfer of from one host to another। एक होस्ट से दूसरे होस्ट के जाने के लिए अगर एक इन लोगों का अगर रिप्रोडक्शन से एक ही एग होगा तो जरूरत नहीं है वो एग से डेवलप, वो तो मर भी सकता है ना, क्योंकि अगर थाउजेंड्स ऑफ एग ये लोग प्रोड्यूस करेंगे तभी से वहाँ से जाकर तो कुछ 100 एक जिंदा रहेंगे ना, लास्ट तक एडल्ट तक डेवलप होगा ना, इसलिए इनको भास्ट रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, करते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन अगर देखें
तो बेसिकली एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक है एंटी एंजाइम। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? कैस्टर्ड हैव वेल डेवलप्ड वाटर ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम एंड देयर पीएच टॉलरेंस इज हाई। इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है ना वो वेल डेवलप होता है, क्योंकि उनको जो एक्सेसिव वाटर को बाहर की तरफ धकेलना होता है ना, तो इसीलिए उनका ऑस्मो रेगुलेशन एकदम हाईली डेवलप्ड है, और जिसके वजह से इनके बॉडी के अंदर जो पीएच टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी बरकरार रहता है। ठीक है, मेंटेन रखते हैं ये लोग, वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी अगर सेकंड में देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये लोग वहाँ पर अगर होस्ट के बॉडी के अंदर है तो ये लोग ऑक्सीजन तो नहीं पाएंगे ना, तो इन लोगों के इस तरह से कैपेसिटी होता है जो पैरासाइट है कि ये लोग बिना ऑक्सीजन के भी जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर पाते हैं। किस तरह से? देखिए, दे एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम फूड स्टॉक व्हिच दे एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट थ्रू देयर क्यूटिकल। उनके क्यूटिकल से जो भी खाना वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको, जो एक्सेस खाना होता है उनका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर रहता है ना, है। जब जरूरत पड़ता है इन लोगों को, तब इन लोगों का ऑक्सीजन अगर पाना है तो वही जो ग्लाइकोजन होता है वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकिंग डाउन होता है। आपको पता है थ्रू द व्हिच प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजन जो खाना जो ग्लाइकोजन प्रोसेस में स्टोर होकर रहता है इनके बॉडी के अंदर, वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से ब्रेक होता है? व्हिच प्रोसेस? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो वहाँ से क्या होता है? इन लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा और या एनर्जी मिलेगा, और ये लोग क्या करते हैं? टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं क्लास में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अभी अगर देखें एंटी एंजाइम। एंटी एंजाइम क्या है? देखिए, most of the intestinal parasites secrete anti-enzyme in order to protect themselves from the gastric juice and digestive enzyme of host। हमारे बॉडी के अंदर अगर गैस्ट्रिक जूस है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि किसी भी तरह का खाना को डाइजेस्ट कर देगा, तो हम लोग ये पैरासाइट को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि इन लोगों के अंदर कुछ एंटी एंजाइम का बहुत बड़ा एनिमी होता है एंटी एंजाइम। अगर हम लोग एंजाइम दे रहे हैं ना, तो ये लोग एंटी एंजाइम दे रहे हैं। हम लोग एंजाइम दे रहे हैं किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये लोग एंटी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसी एंजाइम को किल करने के लिए। ठीक है, जो कि होस्ट के अंदर ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा अभी इसका देखें तो लाइफ साइकिल एडाप्टेशन क्या है। देखिए, लाइफ साइकिल एडाप्टेशन है ड्यू टू हेर्माफ्रोडाइटिज्म और पार्थेनोजेनेसिस वेयर एवरी इंडिविजुअल प्रोड्यूस एग एंड लॉस सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल सो दैट एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस ऑल द ईयर अराउंड। मतलब इनका जो हेर्माफ्रोडाइटिज्म जो कैरेक्टरिस्टिक है, हेर्माफ्रोडाइटिज्म क्या है? हेर्माफ्रोडाइटिज्म है हैविंग बोथ सेक्स इन वन और बोथ सेक्स ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो इनको कोई सीजनल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद से सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं ये लोग ना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये लोग करेंगे, तो ये लोग थ्रू आउट द ईयर इनको किसी सीजनल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होता है। ये लोग खुद से एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते रहेंगे, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो इन लोगों का क्या होता है? जो मतलब जो एक रिप्रोडक्शन का जो मतलब इन लोगों का जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इन लोग ये है उसका लाइफ साइकिल एडाप्टेशन। उसके बाद देखिए इम्यूनोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या है? द पैरासाइट दैट परसिस्ट विद इन द होस्ट बॉडी मोस्ट हैव सम मैकेनिज्म फॉर एवॉइडिंग द होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। अभी हम जब हमारे बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम है ना, हम लोग क्या करते हैं? अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई बाहरी चीज़ अटैक किए तो हम लोग क्या करते हैं? उसके रेस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम को हमारा इम्यून सिस्टम उसके रेस्पॉन्स करता है ना। लेकिन इन लोगों का भी देखिए उसी इम्यून रेस्पॉन्स को भी काउंटरएक्ट करने के लिए इनके अंदर भी कुछ कैपेसिटी होता है। ठीक है,
इसको बोला था इम्यूनोलॉजिकल एडाप्टेशन, क्योंकि ये लोग सर्वाइव करते हैं। अगर हम लोग इसको अटैक करेंगे, इम्यून सिस्टम हमारा अगर अटैक करना चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैरासाइट का भी खुद का एक रेस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे बायोलॉजिकल एडाप्टेशन, बायोकेमिकल एडाप्टेशन। द एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? ग्लाइकोलिस, जो ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रेकिंग डाउन होता है और एंजाइम मेटाबॉलिज्म होता है। तो सॉरी, एंजाइम होते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, so that breaking down of carbohydrate into organic acid like acetate, lactate, succinate, propionate। उसके बाद ब्रांच चेन फैटी एसिड लाइक 2-methyl ब्यूटारेट और 2-methyl valerate। तो ये सब में बायोकेमिकल, जो बायोकेमिकल मतलब जहाँ पर जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पैरासाइट के लिए जरूरत है, ठीक है। तो ये है बायोकेमिकल अडेप्टेशन। तो इसके साथ पैरासाइटिक अडेप्टेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरासाइटिक का फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ, जिसमें प्लैटीहेल्मिन्थेसिस हम लोग देखे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको नेमाटोहेल्मिन्थेसिस का पैरासाइटिक अडेप्टेशन में बोलूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।